स्वागत है प्यारे बच्चों। आज की कक्षा में आज का हमारा टॉपिक है लेंस की क्षमता। फिजिक्स क्लास 12 ऑप्टिक्स यूनिट हम कर रहे हैं। लेंस में जो है हमने उसकी फोकस दूरी का फॉर्मूला पढ़ लिया है, अपवर्तन के लिए फॉर्मूला पढ़ लिया है, मैग्नीफिकेशन का हमने कर चुके हैं हम लोग। आज हमने देखना है लेंस की क्षमता। क्षमता क्या हुई? अब दरअसल अगर लेंस की बात करें तो लेंस का सबसे प्रमुख काम क्या है? देखिए ये कुछ चित्र हैं, किरण आरेख से हम समझने की कोशिश करते हैं। लेंस का कार्य क्या है? माने उत्तल लेंस में जो है कोई प्रकाश की किरण इस प्रकार से आ रही है मुख्य अक्ष के समांतर। सी क्या है इनका? ऑप्टिकल सेंटर। तो ये मुख्य अक्ष हो गई। मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण आ गई एक पतले लेंस से। तब ये क्या करता है लेंस? अगर यहाँ पे लेंस नहीं होता, ठीक, अगर ये लेंस यहाँ पे नहीं होता तो ये प्रकाश की किरण क्या होती? सीधा इस प्रकार पैरेलल आगे निकल जाती। क्लियर हो गया? चूँकि हमने ये पढ़ा है कि उत्तल लेंस और अवतल लेंसों को छोटे छोटे प्रिज्मों से मिलकर माना जा सकता है। इसमें जो है प्रिज्म का आधार मुख्य अक्ष की ओर होता है, अवतल लेंस में प्रिज्म का आधार मुख्य अक्ष से दूर हो जाता है, ठीक। और प्रिज्म की प्रॉपर्टी क्या है कि वो प्रकाश किरण को अपने आधार की ओर मोड़ देता है। प्रिज्म क्या करता है? सपोज ये कोई फलक है, ये प्रिज्म का बेस है, तो प्रकाश किरण को क्या करता है? वो अपने आधार की ओर इस प्रकार से मोड़ लेता है अपवर्तन में। ये प्रिज्म की प्रॉपर्टी है। तब हमने जो है ये वीडियो हम पहले बना चुके हैं कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस और अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट। तो दरअसल उत्तल लेंस का प्रमुख काम क्या है कि प्रकाश किरणों को मुख्य अक्ष की ओर मोड़ देना। ये उत्तल लेंस का काम है। अवतल लेंस का काम, जैसे ये मुख्य अक्ष के समांतर आया तो मुख्य अक्ष की ओर मोड़ दिया, और ये हम कहते हैं ये क्या है? फोकस है अपवर्तन के नियम से। इसी प्रकार अवतल लेंस में कहते हैं अगर हम कोई प्रकाश की किरण आई इस प्रकार, ठीक, तो लेंस से टकराई, अगर लेंस नहीं होता तो कैसे जाना था? उसने सीधा निकल जाना था, उस प्रकाश की किरण ने सीधा निकल जाना था। अब अवतल लेंस का काम तो है प्रकाश किरणों को मुख्य अक्ष से दूर भेजना या मुख्य अक्ष से दूर मोड़ना। तो देखिए मुख्य अक्ष से दूर मोड़ देगा, इस प्रकार से प्रकाश की किरण निकल जाएगी, और तभी प्रकाश की किरण जहाँ से आती हुई प्रतीत होती है उसको क्या बोलते हैं? लेंस का फोकस। इस लेंस का फोकस, ठीक, अपवर्तन के नियम से। तो हम देख रहे हैं कि लेंस का प्रमुख काम है प्रकाश की किरणों को मोड़ना। उत्तल लेंस मुख्य अक्ष की ओर मोड़ देगा, अवतल लेंस मुख्य अक्ष से दूर मोड़ देगा। अब कोई लेंस कितना ज़्यादा प्रकाश किरणों को मोड़ रहा है, कोई लेंस कितना कम मोड़ रहा है, उसी आधार पर लेंस की क्षमता की परिभाषा की गई है। आप यहाँ पे देखिए, अगर ये प्रकाश किरणों को नहीं मोड़ते यहाँ पे लेंस, सीधा ये ना प्रकाश किरण निकल जाती तो लेंस का पर्पस खत्म हो गया था। तब जो लेंस का काम है वही क्या हो गया था? खत्म हो गया था ना, फेल हो गया था। यानी कांच की एक समतल पट्टी या समतल प्लेट की भांति वो व्यवहार कर सकते हैं, उसको हम ऐसे बोलते हैं। अगर समतल पट्टी ले लें, पतली पट्टी है, तो प्रकाश की किरण सीधा बिना विचलन के और उसी मार्ग से आगे निकल जाती है। ये कांच की प्लेन पट्टी। इसीलिए हमने लेंस की परिभाषा में कहा कि समांग पारदर्शी माध्यम जो दो पृष्ठों से घिरा हो और जिनमें कम से कम एक पृष्ठ क्या हो? वक्र जरूर हो। एक समतल हो सकता है लेकिन एक पृष्ठ कर्व्ड जरूर हो, या दोनों कर्व्ड हो या एक कर्व्ड हो। यहाँ पे दोनों प्लेन सरफेस हैं, तो इसलिए जो प्रकाश किरण सीधी निकल जाती है, और ये कभी भी लेंस का काम नहीं करता है। कांच की जो प्लेन पट्टी है वो कभी भी लेंस का काम नहीं करेगा, क्योंकि वो प्रकाश किरणों को नहीं मोड़ रहा है। तो ये लेंस का मुख्य पर्पज है कि प्रकाश किरणों को मोड़ना, और जो लेंस जितना ज़्यादा मोड़ता है हम कहते हैं उसकी क्षमता उतनी ज़्यादा है, ठीक। देखिए अभी, अब जैसे फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल लेते हैं। ये उत्तल लेंस है, कोई प्रकाश की किरण ऐसे आई, क्लियर। ये प्रकाश की किरण इस प्रकार से, अगर यहाँ पे लेंस नहीं होता तब इसने क्या करना था? इस प्रकाश की किरण ने इस प्रकार से यहाँ कहीं मिलना था, यही होना था ना। अगर यहाँ पे ये उत्तल लेंस नहीं रखा रहता तो ये प्रकाश की किरण सीधा अपने मार्ग से बिना विचलन के आगे निकल जाती, यहाँ कहीं पहुँचती। क्योंकि लेंस रखा गया उत्तल लेंस और उत्तल लेंस रखा गया उसमें भी, तो ये क्या करेगा? इस किरण को मुख्य अक्ष की ओर मोड़ देगा। तो मुख्य अक्ष की ओर मोड़ देगा तो ये ऐसे ना जाके थोड़ा इस प्रकार से यहाँ कहीं टकराएगी। क्लियर हो गया? इस प्रकार से तो यहाँ पे इमेज बनेगी, फाइनल इमेज आई। तो इस प्रकार से ये लेंस का काम है। तो दरअसल ये डायग्राम बताने का तात्पर्य ये था कि लेंस का जो काम है, मुख्य काम है, लेंस का काम है प्रकाश किरणों को मोड़ना। कि उत्तल लेंस प्रकाश किरणों को मुख्य अक्ष की ओर मोड़ देगा, अवतल लेंस प्रकाश किरणों को मुख्य अक्ष से दूर मोड़ेगा। तो लेंस का काम ही है कि प्रकाश की किरणों को मोड़ देना, और जब वो अपना काम करेगा तब वो लेंस है।
तो इसलिए हम कहते हैं कि किसी लेंस की क्षमता उतनी ज़्यादा होती है जितनी जो है वो प्रकाश किरणों को अधिक से अधिक मोड़ता है। और अगर किसी ने प्रकाश किरणों को ज़्यादा मोड़ दिया, यहीं पे देखिए आप एक दूसरा लेंस लेते हैं, इसको थोड़ा सा ढंग से बनाएंगे। एक हमने और उत्तल लेंस ले लिया सपोज, ये प्रकाश की किरण आई, इसने ये मोड़ दिया प्रकाश किरणों को, क्लियर हो गया, ये मोड़ दिया ना, तो ये क्या कहलाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर आ रहा, तो ये भी क्या कहलाएगा, फोकस। ये भी फोकस है, ये भी फोकस है, फोकस पॉइंट है, फोकस दूरी है। तो यहाँ पे देखिए इसने प्रकाश किरणों को कम मोड़ा, इसने प्रकाश किरणों को ज़्यादा मोड़ दिया है। तो इसने ज़्यादा मोड़ा है तो इसकी फोकस दूरी क्या है, कम, ये सी है, इसकी फोकस दूरी क्या हो गई, कम। इसने प्रकाश किरणों को कम मोड़ा, इसकी फोकस दूरी क्या होगी, ज़्यादा। तो जो हमने कहा जो लेंस प्रकाश किरणों को जितना ज़्यादा मोड़ेगा उसकी क्षमता उतनी ज़्यादा। तो इस लेंस की क्षमता ज़्यादा है, इस लेंस की क्षमता कम है, इस लेंस की फोकस दूरी कम है, इस लेंस की फोकस दूरी ज़्यादा है। तो यहाँ से हमको लेंस की फोकस दूरी और लेंस की क्षमता में एक संबंध सा मिल रहा है, ठीक। तो हम ये कहते हैं कि जिस लेंस की फोकस दूरी जितनी कम होगी उसकी क्षमता उतनी ज़्यादा होगी, और जिस लेंस की फोकस दूरी जितनी ज़्यादा होगी उसकी क्षमता उतनी कम होगी, यानी वो किरणों को उतना कम मोड़ेगा। ये क्लियर हो गया। अब डेफिनेशन की तरफ आते हैं, ये आप नोट कर लें प्लीज़, थोड़ा सा डायग्राम से अगर समझाया है। इस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं, लेंस की क्षमता पे दरअसल पेपर में न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो हमने कहा लेंस की फोकस दूरी, लेंस की क्षमता पहले, लेंस की क्षमता, पावर, क्षमता पावर हो गया, इसको दिखाते हैं P से। लेंस की क्षमता पावर को दिखाते हैं P से, ये बराबर होती है। तो जो परिभाषा है वो हम इस प्रकार से कहेंगे कि किसी पतले लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी के प्रतिलोम के बराबर होती है, जबकि फोकस दूरी मीटर में नापी गई हो। प्रतिलोम, रेसिप्रोकल। तो प्रतिलोम क्या है, किसी लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी के प्रतिलोम के बराबर होती है, फोकस दूरी, ये प्रतिलोम है, 1/1 फोकस दूरी। प्रतिलोम या रेसिप्रोकल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल अलग है, वहाँ पे प्रोपोर्शनल का साइन आ जाएगा। तो प्रतिलोम और व्युत्क्रमान अनुपात में आप अंतर समझ लें। तो किसी लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी के प्रतिलोम के बराबर, रेसिप्रोकल के बराबर होती है, जबकि फोकस दूरी मीटर में नापी गई हो। ये क्लियर। इस प्रकार से इसी को फॉर्मूले के रूप में लिख दिया उसने कि P = 1/f। यहाँ पे ये f किस में है, मीटर में, ये ध्यान रखना है आपको, नहीं तो न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा। कई बार सेंटीमीटर में दिया जाता है, उसको सेंटीमीटर में आप चेंज कर देंगे, या कई बार इसी फॉर्मूले को ऐसे भी लिख दो कि P = f मीटर में, तो 100/f सेंटीमीटर में, ये भी चल जाता है सेंटीमीटर में अगर दिया है तो, तब 100 से भाग दे देंगे, 100/f सेंटीमीटर में। तो जो हमारे पास प्रमुख फॉर्मूला है वो ये है, स्टैंडर्ड ये है, P = 1/f मीटर में, क्योंकि परिभाषा क्या है, लेंस की फोकस दूरी किस में हो, मीटर में हो। तो सेंटीमीटर में अगर दिया गया है तो उसको आपने मीटर में कन्वर्ट करना है। तो इस प्रकार से इसका यूज बहुत ज़्यादा नहीं होगा, सिर्फ इसका यूज हो जाएगा। बाय डेफिनेशन जो है फोकस दूरी मीटर में होनी है। ये लेंस का जो है फॉर्मूला हो गया फोकस दूरी, सॉरी क्षमता निकालने का। अब क्षमता का मात्रक क्या है, ऐसा ही मात्रक, डायोप्टर, डायोप्टर P का मात्रक क्या है, डायोप्टर, D से दिखाते हैं, DIOPTRE, डायोप्टर, D। इस प्रकार से ये कैपिटल में ऐसे दिखाएंगे क्षमता का। P = 1/f मीटर में, क्षमता का मात्रक हो गया डायोप्टर। इसका मतलब अगर आप फोकस दूरी में यहाँ पे क्या रखूँ, 1, f बराबर क्या रख दूँ, 1। अगर किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर है तो उसकी क्षमता क्या हो जाएगी, 1/1 डायोप्टर। अर्थात 1 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर होती है। तो डायोप्टर D, ऐसे कैपिटल D से दिखाते हैं। ये लेंस की क्षमता हो गई, क्लियर।
अब इसी में थोड़ा सा एक छोटा सा डिस्कशन आगे करते हैं कि लेंस को द्रव में डुबाने पर उसकी क्षमता या फोकस दूरी में कैसे चेंज आ रहा है। फोकस दूरी में चेंज होगा तो क्षमता में चेंज हो रहा है, क्योंकि दोनों क्या है, आपस में जुड़े हुए हैं, संबंध है उसमें। ये आप नोट कर लें कि लेंस को द्रव में डुबाया तब क्या हो रहा है। नॉर्मली देखो हमारे पास इस प्रकार से है, ये इस प्रकार से कोई माध्यम है, यहाँ से प्रकाश की किरण सपोज आ रही है, जो भी है ये F, ठीक। इस प्रकार ये लेंस हो गया, ये क्या हो गया, लेंस हो गया, उत्तल लेंस दिख रहा है। यहाँ ये Y है, यहाँ भी Y है ना, एक समान माध्यम है। इसके लिए लेंस का, पतले लेंस का सूत्र या लेंस मेकर्स फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है, 1/f = अगर ये माध्यम 1 ये 2 है तो 1μ2, इस प्रकार से पढ़ा है 1μ2। μ2/μ1, 1 से 2 में जा रहा है, μ2/1μ2, या 1n2 कहीं पे लिखा है, -1 × 1/r1 - 1/r2। जितने भी लेंस के फॉर्मूले हैं, जितने भी दर्पण के फॉर्मूले, जो भी फॉर्मूला है, चाहे क्षमता का हो, चाहे डायोप्टर का हो, चाहे मैग्निफिकेशन का हो, चाहे ये वाला फॉर्मूला हो लेंस मेकर्स फॉर्मूला, चाहे सिंपल दर्पण का सूत्र है, सिंपल जो है लेंस का सूत्र है 1/v - 1/u = 1/f, उससे उन सब में हमको ये ध्यान रखना है कि चिन्ह सहित इनके मान रखने हैं। FR जो भी हमारे पास प्राचाल आ रहे हैं पैरामीटर्स, उनका साइन विद साइन रखना है, उनका मान। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आता है कि 1/f = 1μ2 - 1 1/r1 - 1/r2। अगर इसके जो है लेंस के लिए बोलते हैं, इसके पदार्थ का क्या है, AμG, लेंस के पदार्थ का क्या है, AμG, ये अपवर्तनांक है उसका, इस प्रकार से, यानी y के सापेक्ष, ठीक है, y के सापेक्ष AμG। दूसरा जो है हमने क्या किया, द्रव में डुबोया, अगर जो है द्रव का अपवर्तनांक, इसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल कांच का अपवर्तनांक, y के सापेक्ष लो या निर्वात के सापेक्ष हो तो एब्सोल्यूट के लगभग मान लेते हैं, तो y का कांच का अपवर्तनांक, किसी द्रव का अपवर्तनांक। अब इसको लेंस को द्रव में डुबा रहे हैं, तो यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा 1/f = AμG - 1, y में रखा है 1/r1 - 1/r2, पहला केस, समीकरण 1। अब यहाँ पे क्या करते हैं, हमने पानी में रख दिया लेंस को, क्लियर, दोनों तरफ पानी, तब फोकस दूरी पे कैसा फर्क पड़ रहा है वो हम देखेंगे। अब पानी में रख दिया है, पहले AμU जो था एयर में, पानी में रखेंगे तो क्या होगा, जहाँ की द्रव का अपवर्तनांक क्या है उससे कम या ज़्यादा 3 केस बन सकते हैं, कि बराबर है कांच के अपवर्तनांक के, द्रव का अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से ज़्यादा है, और द्रव का अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से कम है। तो द्रव का अपवर्तनांक जो है ये भी एयर के सापेक्ष लेंगे, हम लिखेंगे इसको AμL, लिक्विड का AμL, इस प्रकार से। तब जो है द्रव के सापेक्ष लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक, द्रव के सापेक्ष लेंस के पदार्थ का, ये भी हमने y के सापेक्ष लिया द्रव का अपवर्तनांक, ये भी y के सापेक्ष है लेंस का अपवर्तनांक। अब लेंस क्योंकि पानी में डूबा है तो लेंस का अपवर्तनांक हम लेंगे द्रव के सापेक्ष। तब इसको कैसे लिखेंगे, तब इसको लिख देंगे कि द्रव के सापेक्ष G, Lμg, कि पानी के सापेक्ष, लिक्विड के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक, कांच ग्लास, लेंस जो है ग्लास का बना है, तो Lμg, इन दोनों से निकल जाएगा फॉर्मूला ना, वो फॉर्मूला निकल जाएगा, क्या बनेगा ये, Lμg बराबर, ये ना μg/μL, μg/μL होगा, तो μg ये हो गया, और एयर के सापेक्ष अपॉन μg/μL, ये भी एयर के सापेक्ष, ये यहाँ दिया रहेगा, ये यहाँ दिया रहेगा, इस प्रकार से ये हम निकाल सकते हैं कि कांच के पदार्थ का। अब इसमें जो है डिफरेंट केस बनते हैं, 3 केस हम डिस्कशन करेंगे, मैथमेटिकल डिटेलिंग में ज़्यादा नहीं जाएंगे, उसके लिए अलग से वीडियो बनाया जाएगा, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। सिर्फ केसेस देखिए आप, 3 केसेस, कि यदि जो है y में लेंस की फोकस दूरी क्या है, FA, ये लिख दिया FA, लिक्विड में लेंस की फोकस दूरी 1/FL, क्लियर हो गया, लिक्विड में लेंस की फोकस दूरी हम कहते हैं FL। तब फॉर्मूला बन जाएगा AμG था y में जब रखा था, तो अब लिक्विड में रखा है तो Lμg - 1 1/r1 - 1/r2, इक्वेशन 2,
ये जनरल लेंस मेकर्स फॉर्मूला था, उससे हमने दो इक्वेशन इस प्रकार बनाए। जब लेंस में वाई में रखा है तब इस प्रकार से बना, जब लेंस द्रव में रखा है फॉर्मूला तब इस प्रकार से बना। ये वाई के सापेक्ष लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक, ये द्रव के सापेक्ष लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक, ये हमारा फॉर्मूला यहाँ पे क्रिएट हो गया है। अब हमने ये देखना है कि द्रव में जो है डुबाने पर लेंस की फोकस क्षमता में कैसे वृद्धि या कमी हो रही है। अगर जो है कि लेंस जो है द्रव में डुबा रहे हैं लेकिन जो है अपवर्तनांक क्या है, लेंस कांच के अपवर्तनांक से कम है। तीन केस देखो, तीन केस बने। पहला ए म्यू जी इसका अपवर्तनांक और द्रव के अपवर्तनांक से, तो द्रव का अपवर्तनांक क्या हो गया, ये वाला ए म्यू एल बड़ा है। दूसरा ए म्यू जी बराबर है द्रव का अपवर्तनांक ए म्यू एल। तीसरा है ए म्यू जी छोटा है ए म्यू एल से। ये तीन केस बनते हैं। इनका सिर्फ जो है हम थ्योरेटिकल ट्रीटमेंट देखेंगे कि यह है कांच का अपवर्तनांक वाई में, यह है द्रव का अपवर्तनांक, यानी कांच का एब्सोल्यूट, द्रव का एब्सोल्यूट। वाई के सापेक्ष भी हम एब्सोल्यूट मान सकते हैं, निर्वात के सापेक्ष या वाई के सापेक्ष, क्योंकि दोनों का लगभग एक हो रहा है। जब कांच का जो है अपवर्तनांक द्रव के अपवर्तनांक से ज़्यादा है तब, जब कांच का अपवर्तनांक या लेंस का अपवर्तनांक द्रव के अपवर्तनांक के बराबर है, और जब लेंस का अपवर्तनांक द्रव के अपवर्तनांक से क्या है, कम है। उन तीन केसेस में, अभी जैसे वाई वाले में, इसमें जो है कांच का अपवर्तनांक क्या है, द्रव के अपवर्तनांक से ज़्यादा है। तो अर्थात हमने जो है लेंस को एक ऐसे द्रव में डुबाया है जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक से क्या है, कम है। द्रव का अपवर्तनांक क्या है, कम है। तब यहाँ से मैथमेटिकल फॉर्मूला हम निकालते हैं। तब क्या होता है, सीधा सीधा कि लेंस की फोकस दूरी यानी बदलती नहीं है, यानी उसकी फोकस दूरी की प्रकृति नहीं बदलती है, लेकिन कंडीशन क्या बनती है कि एफ एल इज ग्रेटर देन एफ ए, ये होता है। ऐसे द्रव में अगर लेंस को डुबाएंगे तो लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है। यानी कांच को हम अगर द्रव की जगह पानी ले लें, यानी इस लेंस को मैं पानी में डुबो दूंगा तो लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि एयर में तो फोकस दूरी एफ ए है, तब लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है। यहाँ से आता है मैथमेटिकली। अगर लेंस की फोकस दूरी बढ़ गई तो इसका मतलब उसकी क्षमता क्या हो गई, कम हो गई। द्रव में डुबाने पर लेंस की क्षमता कम हो गई, ये भी हम यहाँ से कर लेंगे। दूसरा जो है, अगर लेंस को ऐसे द्रव में रखें जिसका अपवर्तनांक लेंस के कांच के अपवर्तनांक के बराबर है, तब जो है ये वाली कंडीशन बनी हमारी। और यहाँ पे जो है लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी, ये अनंत। लेंस की फोकस दूरी अनंत हो जाएगी, अर्थात लेंस एक समतल पारदर्शी प्लेट की भांति व्यवहार करेगा। ये आप ध्यान रखें कि लेंस में जो है अगर प्रकाश की किरणें मोड़ पा रहा है वो, तो एक प्रमुख कारण क्या है, लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक और जो माध्यम में रखा है उसका अपवर्तनांक क्या है, डिफरेंट है। क्योंकि अपवर्तनांक जो है विशेषता है माध्यम की, और जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तभी वो जो है भिन्न भिन्न वेग के कारण तभी क्या होती है, मुड़ जाती है। अब जब आपने ऐसे माध्यम में उस लेंस को रखा है जिसका अपवर्तनांक सेम है, तो ये ना प्रकाश की किरण जो है सेम मीडियम में जा रही है, ऐसा भी हम समझ सकते हैं ना। ये वाला केस कि पानी का अपवर्तनांक भी वही, हमें वो अलग दिख रहा है, हम देख रहे हैं एक कांच है एक पानी, लेकिन प्रकाश की किरण को या लाइट को क्या दिख रहा है कि मीडियम एक ही है पूरा। इसका अपवर्तनांक भी वही है, इस पानी का अपवर्तनांक भी वही है, तो प्रकाश की किरण आएगी और इस प्रकार से सीधी आगे निकल जाएगी। आप समझ रहे हैं, अगर लेंस को हमने ऐसे पदार्थ में भेजा जिसका अपवर्तनांक वही है जो लेंस के पदार्थ का, तो प्रकाश की किरण ऐसे आएगी और अपने मार्ग से आगे निकल जाएगी, क्योंकि उस किरण को अपवर्तनांक में कोई भिन्नता या माध्यम में कोई भिन्नता नहीं मिली। वो तो हमारे देखने से हो रहा है, एक कांच एक पानी, अपवर्तनांक अगर बराबर है तो प्रकाश की किरण सीधा निकल जाएगी। सीधा निकल रही है तो कहाँ पे मिलेगी, अनंत पे, पैरेलल हो गई ना मुख्य अक्ष की, तो अनंत पे मिलेगी। तब हम कहते हैं लेंस की फोकस दूरी क्या हो गई, पानी में डुबाने पर अनंत हो गई। फोकस दूरी अनंत हो गई तो क्षमता जीरो, मोड़ा ही नहीं उसने प्रकाश को, लेंस ने यहाँ पे जो है प्रकाश किरण को मोड़ा ही नहीं, तो क्षमता क्या हो गई, नील हो गई। ठीक, ये दूसरा केस बना। तीसरा केस, और अच्छा पानी में डुबाएंगे तो प्रकाश किरण को मोड़ा नहीं तो हमको लेंस भी दिखेगा नहीं, यानी उस लिक्विड में लेंस हमको दिखाई नहीं देगा, समतल प्लेट की भांति व्यवहार करें। जैसे उदाहरण है, फ्लिंट कांच के लेंस को कार्बन डाइसल्फाइड में डुबा दिया जाए तो लेंस जो है प्लेट की भांति व्यवहार करती है। तीसरा केस बनता है, यदि द्रव का अपवर्तनांक
लेंस के पदार्थ के या कांच के अपवर्तनांक से क्या है, अधिक है, तो उस केस में जो है FL इसकी वैल्यू क्या आती है, निगेटिव। इसका मान क्या आता है, निगेटिव आएगा, निगेटिव। यानी फोकस दूरी क्या हो गई, निगेटिव हो गई। अर्थात हमने उत्तल लेंस लिया था, उत्तल लेंस को एक ऐसे लिक्विड में डुबोया जिसका अपवर्तनांक जो है लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक से क्या है, ज़्यादा है, तब जो है वो उत्तल लेंस की फोकस दूरी नेगेटिव। और नेगेटिव कब होती है, यानी वो अवतल बन गया, नेगेटिव फोकस दूरी होती है अवतल लेंस की। तो अर्थात जो है जो लेंस वाई में उत्तल लेंस का बन रखा था, लेंस वाई में उत्तल लेंस था, फोकस दूरी धनात्मक थी, उसको इस द्रव में हमने जब रखा तब वो अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। और इसका उदाहरण है वाई का बुलबुला। उदाहरण क्या है, एयर बबल, जिसकी सतह क्या होती है, उत्तल होती है। एयर बबल तो दिखने में उत्तल होता है लेकिन जल में अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। तो उदाहरण है, पूछा जाता है वाई का बुलबुला, एयर बबल पानी में, जल पानी, वाई का बुलबुला पानी में अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। वाई का बुलबुला आप देखेंगे तो कैसा है, वो उत्तल की तरह है ना, ऐसे फुला हुआ तो गोल, तो उत्तल सतह है उसकी, लेकिन पानी में जब जाता है तो पानी का अपवर्तनांक वाई के अपवर्तनांक से क्या है, ऑब्वियसली ज़्यादा है। ये बड़ा हो गया तो फोकस दूरी क्या हो गई, निगेटिव हो गई, निगेटिव हो गई तो अर्थात वो अवतल लेंस बन गया। तो ये उदाहरण है उसका कि जल में जो है वो लेंस अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। तो ये 3 कंडीशन बनती हैं, इसी के अनुसार उसकी फोकस दूरी कम ज़्यादा हो जाती है। तो और इसी के आधार पर हम कहते हैं उसकी क्षमता भी इस प्रकार से बढ़ती है घटती है। तो सिंपल आपको ये याद रखना है कि जब लेंस को एक ऐसे द्रव में डुबोएंगे जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ से कम है, तो लेंस की प्रकृति तो वही रहती है ना, उत्तल का उत्तल रहता है, अवतल का अवतल रहता है, लेकिन फोकस दूरी बढ़ जाती है, वाई के सापेक्ष क्या है, बढ़ जाती है फोकस दूरी। दूसरा, एक ऐसे द्रव में रखते हैं जब लेंस को जो है अपवर्तनांक द्रव के अपवर्तनांक के बराबर हो, तो लेंस की क्षमता शून्य हो जाती है क्योंकि फोकस दूरी अनंत हो जाती है, समतल प्लेट की भांति व्यवहार करती है, प्रकाश किरणों को नहीं मोड़ पाती है। और तीसरा केस बनता है कि लेंस को यदि ऐसे द्रव में डुबाएं जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक से अधिक है, तब लेंस की प्रकृति भी बदल जाती है, उत्तल लेंस का अवतल हो जाता है, अवतल लेंस का उत्तल लेंस बन जाएगा। ठीक, और उदाहरण ये है इसका यहाँ पे एक, तो ये पूछा जाता है बोर्ड में, इसलिए टॉपिक पढ़ाया गया इसके साथ साथ। आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।